सॉलिड स्टेट फिजिक्स का आपका कल वाले लेक्चर में हमने अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठोसों के विद्युतीय गुण। उसमें आज हम पहुंच गए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, ड्रूड लॉरेंज थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, इसका दूसरा नाम पड़ता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ नॉन डीजेनरेट इलेक्ट्रॉन गैस। देखिए इसके अंदर एक वर्ड आ रहा है नॉन डीजेनरेट इलेक्ट्रॉन गैस। पहली बात तो धातुओं के अंदर आपको पता है मेटल के अंदर बहुत ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं धातुओं के अंदर। पता होगा ये तो कि इतने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे गैस के अंदर मॉलिक्यूल फैले रहते हैं वैसे धातुओं के अंदर क्या होता है, धातुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन फैले रहते हैं। अब धातुओं के अंदर या मेटल्स के अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से हम उसको इलेक्ट्रॉन गैस बोल देते हैं। इसलिए हम उनको क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस बोल देते हैं। हम उसको इलेक्ट्रॉन गैस बोल देते हैं। इलेक्ट्रॉन गैस आप दो टाइप की पढ़ोगे, पहली तो पढ़ोगे आप नॉन डीजेनरेट इलेक्ट्रॉन गैस इस टॉपिक में, और कल के लेक्चर में आपको मैं पढ़ाऊंगा डीजेनरेट इलेक्ट्रॉन गैस, अपभ्रष्ट, ये अनापभ्रष्ट है। देखो ये ऐसी गैस होती है नॉन डीजेनरेट इलेक्ट्रॉन गैस जो मैक्सवेल वोल्टेजमान सांख्यिकी का पालन करती है, एमवी। आपको पता है तीन टाइप की स्टैटिस्टिक्स होती हैं जो हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स। ये क्या होती है, जो गैस होती है नॉन डीजेनरेट गैस, ये पालन करती है, ये फॉलो करती है मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स की। और मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स का पालन वो करते हैं जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं। और आपको पता है मैं मान भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गैस ही रहा हूं, देखो पीछे गैस लिख रहा हूं कि मेटल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को गैस की तरह मानते हैं, गैस के मॉलिक्यूल की तरह इधर उधर अणुगति सिद्धांत काइनेटिक थ्योरी का पालन करते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पालन करते हैं। और उनका चक्रण क्या होता है, आपको पता है स्पिन जीरो होती है। मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स का जो पालन करते हैं उनका चक्रण, उनकी स्पिन जीरो होती है। तो यहां पर जो स्पिन मानी जाती है वो जीरो ही मानी जाती है। ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास क्या हो गया मेन का। ये जो अपने पास अनापभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस है जो भी है, इसके ऊपर जब धातु के ऊपर मैं विद्युत क्षेत्र लगा दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूंगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। अब मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड EX लगाया, तो आपको पता है F बराबर होता है MA, F बराबर हो गया MAX, या MA लिख लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं। और इलेक्ट्रिक फील्ड QE लगाया तो F बराबर MA इज इक्वल टू QE हो गया, यानी कि F बराबर MA इज इक्वल टू QE। यहां से आप एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। अब ध्यान से सुनो, ये जो मेरे पास एक्सेलरेशन आएगा या वेलोसिटी आएगी, ये एक्सेलरेशन या त्वरण किस वजह से आएगा, ये बाहर से लगाए गए फील्ड की वजह से आएगा। तो बाहर से मैंने कितना फील्ड लगाया है, E फील्ड लगाया है, E क्षेत्र लगाया है, उस वजह से एक्सेलरेशन A उत्पन्न हो गया। X डायरेक्शन में AX लिख दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो E को भी EX लिख दीजिए। Y डायरेक्शन में AY तो EY हो जाएगा। Z में AZ EZ पता है आपको, E आ जाएगा QEX by M आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन के लिए Q को आप माइनस का E लिख सकते हो, और दूसरी बात AX को आप लिख सकते हो dVd by dt। और Vd क्या है, अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही होती है और कोई वेलोसिटी नहीं होती, उनका नाम ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अपवाह वेग ही होता है। और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पिछले लेक्चर में पूरी स्टडी कर चुके हैं। इसका मतलब समीकरण नंबर फ्रॉम 1 के अंदर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो मेरे पास एक्सेलरेशन को लिख दूंगा dVd by dt। ये क्योंकि बाहर से फोर्स लगा रहा हूं इसलिए मैं बाहर से फोर्स लिख दूंगा। फोर्स की वजह से आप हिंदी वाले बल लिख सकते हो, बल लिख लोगे, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस EEX ओवर M, इक्वेशन नंबर 2। ये आपके पास क्या आ गया, माइनस EEX by M। ये आपके पास रिजल्ट आ गया किसका, dVd by dt का, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। अब थोड़ा सा ध्यान दो, हमने आपको कल वाले लेक्चर में पढ़ाया था जैसे ही इलेक्ट्रॉन टक्कर करता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन टक्कर करता है वो रुक जाता है, यानी कि यहां पे टक्कर करेगा पहली तो उसका वेग u जीरो हो जाएगा, जीरो के बाद फिर बढ़ना शुरू होगा, अधिकतम वेग वो Vd प्राप्त कर लेगा, लेकिन फिर जब टक्कर करेगा फिर वो रुक जाएगा।
फिर वो ऐसे मोशन करता जाएगा इस तरीके से। हर मोशन के बाद जब टक्कर होती है, जब कोलिजन होती है, तो इलेक्ट्रॉन रुक जाता है और जैसे ही टक्कर से पहले वो मैक्सिमम वेलोसिटी वीडी प्राप्त करता है। और टक्कर से पहले जो टाइम लगता है वो भी आपको कल वाले लेक्चर में होगा, टॉ होता है वो, जिसको आप कहते हो, आप रिलैक्सेशन टाइम कह देते हो या मीन संघट काल कह देते हो, माध्य संघट काल जिसको कहते हो, मीन इंपैक्ट टाइम या रिलैक्सेशन टाइम। इसका मतलब टाइम टॉ के अंदर वेलोसिटी वीडी से 0 हो जाती है, यही कहेंगे कि वीडी थी पहले 0 हो गई टाइम टॉ के अंदर। इसका मतलब अगर आपको कोई कहे डी वीडी बाई डी टी, डी वीडी बाई डी टी, आपको कोई कहे डी वीडी बाई डी टी को और क्या लिख सकते हो, तो डी वीडी बाई डी टी दो चीजों से मिलकर बनेगा। तो दूसरी चीज मैं लिख रहा हूं यहां, यानी कि डी वीडी बाई डी टी जो है वो दो चीजों से मिलकर बनेगा। एक तो आपके पास एक्सटर्नल फोर्स है ही, एक तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आपके पास वीडी बन ही रहा है, और दूसरा टक्कर की वजह से। तो पहला तो डी वीडी बाई डी टी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी वजह से बदल सकती है। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बदलने की दो वजह है। पहली वजह, इलेक्ट्रॉन पर बाहर से लगाया गया विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाया उसकी वजह से डी वीडी बाई डी टी फोर्स ये बदलेगी, हिंदी में बल लिख लेंगे। दूसरा टक्कर से बदल सकती है, टक्कर करके रुक सकता है, तो दूसरा कारण है टक्कर या कोलिजन। अब देखिए ऊपर डी वीडी है, चेंज इन वीडी कितना हो गया, फाइनल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0, फाइनल वेलोसिटी 0 है। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी है वीडी, इसको मैं ये कह सकता हूं, वीडी से एकदम 0 हो जाता है। तो वीडी से 0 होने में टाइम 0, इनिशियल वीडी लिख दूंगा, टाइम कितना लग रहा है, टॉ, डीटी नीचे टाइम टॉ, डीटी चेंज इन टाइम, तो टॉ माइनस 0 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का वीडी अपॉन टॉ, नंबर 3। और आपको टोटल 2 से मिल जाएगा, एक फोर्स हो जाएगा प्लस एक हो जाएगा डी वीडी बाई डी टी कोलिजन, यानी कि टक्कर। दोनों की वैल्यू रख देते हैं 2 एंड 3 से, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड से दोनों की वैल्यू रख दीजिए। तो डी वीडी बाई डी टी टोटल क्या आ जाएगा, फोर्स की वजह से ये रहा माइनस ई एक्स ओवर एम, और दूसरा माइनस वीडी बाई टो आ गया, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए ये आपके पास टोटल क्या मिल गया, चेंज इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि अपवाह वेग में कुल परिवर्तन आ गया। अब अपवाह वेग एक टाइम पे बदलना बंद कर देगा, जैसे 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 बाहर से लगाया गया फील्ड बढ़ाते जाओगे, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन समान वेग से गति करना शुरू कर देंगे। जैसे कोई चीज ऊपर से नीचे फेंकते हो, तो श्यानता वाले चैप्टर में अपने पढ़ते, धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ती जाती है। एक टाइम ऐसा आता है जब ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स और नीचे की ओर लगने वाला फोर्स बराबर हो जाते हैं, तो वो नियत वेग से गिरता है, जिसको चरम वेग कहते हैं या अंतिम वेग, टर्मिनल वेलोसिटी। यही काम यहां है, यहां भी इलेक्ट्रॉन कभी भागते हैं कभी रुकते हैं। एक टाइम ऐसा आ जाएगा, ये ड्यूड और लॉरेंस ने बताया उसका एग्जांपल से, कि जैसा वहां होता है वैसा यहां भी होता है। सारे इलेक्ट्रॉन नियत वेग से चलना शुरू कर देते हैं, उसको कहते हैं साम्यावस्था, यानी कि साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम। उन्होंने क्या कहा, इन इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था में, इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, वीडी बराबर नियत हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जब वीडी की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो डी वीडी बाई डी टी क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। जब डी वीडी बाई डी टी 0 हो गया तो इस इक्वेशन को 0 के बराबर कर दीजिए, समीकरण 4 फ्रॉम 4। इक्वेशन नंबर 4 को 0 के बराबर कर दीजिए, ई एक्स ओवर एम माइनस वीडी बाई टाउ इज इक्वल टू 0। यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, वीडी बाई टाउ इज इक्वल टू ई एक्स ओवर एम के साथ माइनस रहेगा। अब देखिए वीडी का जे के साथ रिलेशन आपको पता है, कल वाले लेक्चर में हमने वो भी निकाला था, माइनस ई एक्स बाई एम इंटू टाउ। इक्वेशन नंबर आपके पास आ जाती है 5। ड्यूड लॉरेंस इक्वेशन निकालनी बहुत ही आसान है, बस दो ही चीजें ध्यान रखनी है। एक तो न्यूटन का सेकंड लॉ बराबर क्यू एक्स, ए एक्स को कर दिया डी वी डी बाई डी टी, बस।
और दूसरा फिर dv बाई dt, जो vd चेंज है vd का और dt क्या है टाइम का चेंज। बस दोनों को जोड़ के 0 के बराबर कर दिया, इतना काम हो गया, ये निकल गया। और ये रिलेशन आप सबको पता है, 12वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो। जे कल भी करवाया था, जे बराबर एन ई माइनस एन ई वी डी, ये कल ही पढ़ा था हमने। 6 को रख देते हैं अपने 5 के अंदर, 6 को 5 में रखेंगे या 5 को 6 में रख दो, एक ही बात है। 5 को 6 में रख दो, वीडी का ये मान उठा के यहां रख दो, तो आपका जेएक्स क्या आएगा, माइनस एन ई माइनस ई एक्स ओवर एम इंटू टॉ। तो ध्यान दीजिए जेएक्स की वैल्यू आ गई एन ई स्क्वायर टाउ ओवर एम इंटू ई एक्स। अब ध्यान दीजिए जे बराबर सिग्मा ही होता है, ओम का नियम होता है, ओम्स लॉ होता है, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। तो यहां देखिए जे को सिग्मा ई पुट कर दीजिए, जब सिग्मा ई पुट करोगे तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा, जैसे ही ई से ई कैंसिल हो जाएगा सिग्मा मिल गया। और क्वेश्चन पढ़िए, विद्युत चालकता ज्ञात करनी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फाइंड करनी है, आगे कंडक्टिविटी, सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ ओवर एम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन खत्म हो गया। सिग्मा, सिग्मा का उल्टा होता है रो, रो सिग्मा का बिल्कुल क्या होता है, उल्टा होता है। रो को क्या कहते हो, रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। कोई आपसे प्रतिरोधकता पूछ ले, रेसिस्टिविटी पूछ ले, तो रेसिस्टिविटी भी आपके पास आ गई, रो इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा। सिग्मा का उल्टा कर दो एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ। ये आपके पास ड्यूड लॉरेंस मॉडल खत्म हो गया। इसमें 2-3 चीजें बची है, वो अपने कंप्लीट हो जाएगी। सिग्मा का फॉर्मूला आ गया एन ई स्क्वायर टॉ बटे एम, और रो इसका पलट के लिख दिया। अब देखिए वर्ग मध्य मूल वेग या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी अपने थर्मोडायनेमिक्स मैक्सवेल का चैप्टर करते हैं सेकंड ईयर में, ये करते हैं √3 kT बाई एम, पता है सबको। आपको ये भी पता है 11वीं क्लास का फॉर्मूला है कि वेग बराबर दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी थी, डिस्टेंस होती है लैम्डा। दो कोलिजन के बीच में, दो क्रमांगत टक्करों के बीच में जब एक टक्कर से दूसरी टक्कर होती है तो उसमें डिस्टेंस लैम्डा होती है और टाइम उसमें टॉ लगता है, तो लैम्डा अपॉन टॉ कर दिया, यानी कि डिस्टेंस लैम्डा और टाइम टॉ हो गया। और लैम्डा का एक मान और भी होता है जिसको आप कहते हो, लैम्डा को कहते हो मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ, यानी कि मीन फ्री पाथ। और टॉ को क्या कहते हो, रिलैक्सेशन टाइम, विश्रांति काल, यानी कि दोनों का नाम ध्यान में रखना। यहां से टॉ की वैल्यू निकाल ली लैम्डा अपॉन सीआरएमएस, सीआरएमएस की वैल्यू ये रख दी, पलट जाएगी m/3 kT। ये सीआरएमएस का मान इक्वेशन 9 से जो टॉ की वैल्यू आई है, ये 9 से टॉ की वैल्यू 7 में पुट कर दो। यहां पर देखो डेरिवेशन तो इतना ही है, कुछ डिपेंडेंस देख रहे हैं आगे की ड्यूड और लॉरेंस ने टेम्परेचर के ऊपर बताया, टेम्परेचर पर किस तरीके से डिपेंड करता है सिग्मा, कंडक्टिविटी, चालकता, वो निकाला। इसकी वैल्यू टॉ की वैल्यू यहां रख दी है। ध्यान से देखें तो सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर टी की अंडर रूट के, यानी कि सिग्मा दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। यहां से अगर निकालूं, एक तो सिग्मा लैम्डा के प्रोपोर्शनल है और एक सिग्मा टी की पावर 1-1/2 के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि 1/2 तो नीचे ऊपर आके माइनस हाफ हो जाएगा। लेकिन लैम्डा खुद भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। हमने थर्मोडायनेमिक्स में ही सेकंड ईयर में हम पढ़ते हैं, आपके सॉलिड स्टेट तो फाइनल ईयर में है, सेकंड ईयर में हम जो पढ़ते हैं ये चीज आपकी पड़ी हुई है, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, बहुत अच्छे से ये आपको पता है। अब लैम्डा इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो यहां से समानुपाती, इसका मतलब सिग्मा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, पता है मुझे, और ये आगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी है, और इसका मतलब ये हो गया। अगर इसको कंबाइन कर दूं तो सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी एंड सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, और दोनों देखो मल्टीप्लाई में है लैम्डा और ये अंडर रूट टी, तो इसका मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, नेट रिजल्ट क्या आ जाएगा, नेट रिजल्ट आ जाएगा सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी अंडर रूट टी, या मैं ये कह सकता हूं सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2 या
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर -3/2। ये ड्यूट लॉरेंज का रिजल्ट आ गया, लेकिन वास्तव में ये धातुओं के लिए गलत है। इसका मतलब ड्यूट लॉरेंज मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी को लेके चला तो गलत था। इसका मतलब अब हमें लेके चलनी पड़ेगी जहां तो बोस-आइंस्टीन और जहां फिर फर्मी-डिराक, क्योंकि 3 स्टैटिस्टिक्स हमने पढ़ी है पिछले साल सेकंड ईयर में। यहाँ तो बोस-आइंस्टीन ले लो या फिर फर्मी-डिराक ले लो, उत्तर सही आ जाएगा। मैक्सवेल बोल्ट्जमान से उत्तर सही नहीं आ रहा। इसका मतलब जो गैस ली है वो गैस ली है नॉन डीजनरेट, जो गलत है। गैस हमें डीजनरेट लेनी पड़ेगी। डीजनरेट गैस वो होती है जो बोस-आइंस्टीन का फॉलो करती है, और यानी कि अपभ्रष्ट गैस, और अनापभ्रष्ट गैस वो होती है जो मैक्सवेल बोल्ट्जमान का पालन करती है। इसका मतलब मैक्सवेल बोल्ट्जमान का पालन करवाया ड्यूट लॉरेंज ने, जो गलत था। लेकिन सोमरफील्ड आएगा अब, और सोमरफील्ड का सिद्धांत जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ड्यूट लॉरेंज और एक सोमरफील्ड, एक पक्का पेपर में ये आपको हर एग्जाम में मिल जाता है। सोमरफील्ड ने क्या माना, पहले तो बेसिक चीज है, उसने बोस-आइंस्टीन को माना, क्योंकि सोमरफील्ड बाद में आया। तब तक बोस-आइंस्टीन अपनी रिसर्च कर चुके थे। जब ड्यूट लॉरेंज आए तब रिसर्च नहीं की हुई थी, बोस-आइंस्टीन बेचारे आए नहीं थे तब तो एक ही चलता था, मैक्सवेल बोल्ट्जमान, उससे बेचारे ने निकाल दिया। लेकिन वास्तव में क्या थे, वास्तव में जो रिजल्ट होता है वो ऐसा नहीं होता है ना। वास्तव में जो ये चीज आती है, ये रो जो आता है, रो वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, टी की पावर आपके पास क्या आ रही है, रो नहीं, सॉरी सिग्मा की बात कर रहे हैं हम। रो कहां से बीच में टांग लड़ा गया, सिग्मा। सिग्मा वास्तव में ओनली टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन यहाँ टी की पावर -3/2 है। गड़बड़ तो है। इस गड़बड़ को दूर किया सोमरफील्ड ने, और उसकी सहायता की बोल्ट्जमान ने। इसलिए सबसे पहला इसके बाद वाले लेक्चर में आएगा बोल्ट्जमान ट्रांसपोर्ट इक्वेशन, और उसके बाद आ जाएगा सोमरफील्ड। सोमरफील्ड ने बोल्ट्जमान वाला रिजल्ट एज इट इज उठा के रख दिया, कुछ उसने बोस-आइंस्टीन और फर्मी-डिराक की हेल्प ली, उसके बाद उसका उत्तर बिल्कुल उससे मैच कर गया।